हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के दो लेक्चर को कवर किया था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको कवर किया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल 12, 13, 31 ए बी सी, 33, 34 और 35 को पढ़ा था। आज हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक, जिसमें हमारा जो पहला फंडामेंटल राइट का वर्ग है उसे हम बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। यहां पर आप लोग पाएंगे कि इंग्लिश में लिखा है राइट टू इक्वालिटी और हिंदी में लिखा है समानता का अधिकार। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समानता की जगह हिंदी में समता शब्द लिखा होता है। समता को इंग्लिश में कहते हैं इक्विटी और समानता को कहते हैं इक्वालिटी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम मेकर ने हिंदी में लिखा है समता और इंग्लिश में लिखा है इक्वालिटी। तो अगर आप हिंदी में पेपर देते हैं, अगर आपकी मीडियम, आपका जो भाषा है वो हिंदी मीडियम है, तब ऐसे कंटेक्स्ट में आप जरूर देखिएगा कि हिंदी में समता है कि समानता है। और अगर समता के लिए इंग्लिश में इक्वालिटी शब्द लिखा है तो इसका मतलब आप समता पर टिक कर सकते हैं। समता और समानता में अंतर होता है, इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर क्या होता है, आज आप लोग इस बात को जानेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी में हमें 5 आर्टिकल पढ़ने होते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। इन सभी आर्टिकल में सबसे मेन आर्टिकल है आर्टिकल 14। और अगर आपने स्टार्टिंग में पहला लेक्चर पढ़ा होगा तो 3 आर्टिकल को गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है। आर्टिकल 14, 19 और 21, अनुच्छेद 14, 19, 21 को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। तो यहां पर अगर आपको आर्टिकल 15 और 16 को समझना है तो सबसे पहले आपको आर्टिकल 14 को समझना होगा। अगर आपको अनुच्छेद 14 समझ में नहीं आएगा तो आपको 15 और 16 तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। 17 और 18 तो फिर भी समझ में आ जाता है, आसान है। लेकिन आर्टिकल 14 मेन आर्टिकल है जिस पर 15 और 16 टिका हुआ है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। हिंदी में शब्द है समता, इंग्लिश में है इक्वालिटी। मैंने फिर से कहा, समता के लिए इक्विटी शब्द होता है, लेकिन हमारे संविधान में इक्वालिटी के लिए हिंदी में शब्द का उपयोग किया गया है समता। आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी भेदभाव का प्रतिषेध है, मनाही है। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पढ़ा जाता है, जिसमें आर्टिकल 14 में क्या है 15, 16, 17, 18। उसके बाद फिर हम एक एक कर आर्टिकल को पकड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता का मतलब होता है। अगर मुझे 2 शब्दों में बताना हो कि इक्वालिटी क्या है, तो इक्वालिटी का मतलब है हॉरिजेंटल सोसाइटी, क्षितिजाकार समाज। क्षितिजाकार समाज का मतलब सब बराबर है। वर्टिकल सोसाइटी क्या होती है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। क्षितिजाकार समाज का मतलब समाज में रहने वाले सभी लोग बराबर हैं, इक्वल है। तो इक्वालिटी का मतलब होता है समान, इक्वल होना, बराबर होना, सब बराबर है। चाहे वो धर्म का मामला हो, चाहे वो जाति का मामला हो, चाहे वो लिंग का मामला हो, भाषा का मामला हो,
हर मामले में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, इक्वल है। इसको कहते हैं इक्वालिटी। क्या हमारी सोसाइटी हॉरिजेंटल सोसाइटी है? क्या हमारे समाज में सबको बराबर माना जाता है, या समाज में कुछ लोगों को विशेष अधिकार भी हैं? तो उसी बात को आप लोग समझेंगे आर्टिकल 14 के अंदर। और यहां पर इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, आपको प्रियम्बल में भी इक्वालिटी शब्द मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं: जस्टिस न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समता, और बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। 3 प्रकार का जस्टिस है, 5 प्रकार की लिबर्टी है, 2 प्रकार की इक्वालिटी है, और 2 ही प्रकार की बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी है। तो हमारे यहां जो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 से 18, वो प्रियम्बल में दिए गए 2 प्रकार की समानता की बात करता है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो राइट टू इक्वालिटी है, वो प्रियम्बल में मेंशन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को प्रैक्टिकल रूप देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का टाइटल क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, हिंदी में क्या शब्द है? समता, और इंग्लिश में क्या शब्द है? इक्वालिटी। अगर हम इस टाइटल पर गौर करें तो इसमें यह कहा गया है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। विधि का मतलब क्या? आपने कल ही पढ़ा था कि आर्टिकल 13 में विधि की क्या परिभाषा होती है। आपको इंटरलिंक तो देखो करना पड़ेगा बच्चों। अगर आप ये सोचो कि हम सीधा समानता का अधिकार पढ़ेंगे, आर्टिकल 12, 13 इन सबको नहीं पढ़ेंगे, तो इंटरलिंक नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। यानी फैक्ट आप लोग याद कर लोगे, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी। और जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक एग्जाम में कंफ्यूजन बना रहेगा। एग्जाम में 2 तरीके से सवाल आते हैं: फैक्चुअल, जो सब बच्चे ठीक कर आते हैं, लेकिन जो कंसेप्चुअल सवाल होते हैं या फिर जहां पर कंफ्यूजन होता है, वहां पर आपको सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जिसे हम लोग कहते हैं सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज। तो यहां पर ये जो कहा गया कि विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो यहां पर लॉ का मतलब आर्टिकल 13 से है। आपने पढ़ा था कि आर्टिकल 13 में 4 प्रावधान है, जिसमें 13(3) विधि की परिभाषा बताता है। तो कानून की नजर में सब बराबर हैं, ये आर्टिकल 14 का टाइटल है। आर्टिकल 14 में एक ही पॉइंट मेंशन है, यानी ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 14 में बहुत सारे क्लॉजेज हैं, प्रावधान हैं। जैसे जब आप आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 15 में 6 प्रावधान है, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर इतना झंझट नहीं है, केवल एक ही प्रावधान है। उसमें क्या कहा गया है? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य का मतलब क्या? आर्टिकल 12। भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब स्टेट, यूनियन टेरिटरी, अदर एक्वायर्ड एरिया। किसी व्यक्ति को, यानी आर्टिकल 14 में दिया गया फंडामेंटल राइट भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, चाहे वह व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है। विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, या विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 14 अगर आपको समझना है तो इसमें कहा गया कि राज्य, इसका मतलब आर्टिकल 14 में दिया गया फंडामेंटल राइट आपको राज्य के विरुद्ध, स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाता है। ये आपको किसी भी निजी व्यक्ति या निजी कंपनी के खिलाफ प्रोटेक्शन नहीं है, राज्य के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन है। राज्य क्या करेगा कि भारत की टेरिटरी में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो नागरिक हैं चाहे वो नागरिक नहीं है, उन्हें 2 चीजों से वंचित नहीं करेगा। पहला, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब इन दोनों को समझना है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ क्या है, विधि के समक्ष समता क्या है और विधियों का समान संरक्षण क्या है। ये तो मूल भाव हो गया। देखो धीरे धीरे समझना। एज ए टीचर मैं जानता हूं कि
किन टॉपिक पर मुझे ज्यादा समय लेना है। जब मैंने आप लोगों को प्रियम्बल पढ़ाया तो एक लेक्चर में प्रियम्बल पढ़ा दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रियम्बल की एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंस है। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी भी मैंने आपको एक एक लेक्चर में कवर करवा दिया, लेकिन यहां पर फंडामेंटल राइट में मैंने कहा कि मैं 4 से 5 लेक्चर लूंगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैं जानता हूं कि बच्चों को दिक्कत होती है यहां, और यहां से, और मेरा पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम लोग जो पढ़े वो एग्जाम में आना चाहिए, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो हो गई ज्ञानवर्धक बातें बाबा लोग जैसे देते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। इसमें यह कहा गया कि भारतीय संविधान में निहित विधि के समक्ष समता का सिद्धांत पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। यानी बेशक हम लोग कितनी भी बात कर ले इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि कानून की नजर में सब बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। हम चाह कर भी कानून की नजर में सब बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्या एक महिला और एक पुरुष दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या उनकी बायोलॉजिकल कंडीशन एक जैसी हो सकती है? क्या एक जो फिजिकली हैंडीकैप है, दिव्यांग है, और एक जो फिजिकली फिट है, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या एक बच्चा और बुजुर्ग एक जवान व्यक्ति की तुलना में बराबर हो सकता है? तो अगर सब बराबर नहीं है तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ पूरी तरह से इंडिया में इंप्लीमेंट कैसे हो सकता है? यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपको कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं। चाहे वो रिजर्वेशन का प्रावधान हो, चाहे वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को न्यायालय से छूट प्रदान की गई हो, चाहे जो हमारे विदेशी एम्बेसडर हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हों, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उन्हें पार्लियामेंट और विधानमंडल में कुछ विशेष अधिकार आर्टिकल 105 और 194 के तहत दिए गए। तो मूल भाव क्या है कि सबसे पहले कि आर्टिकल 14 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिला है, चाहे वो नागरिक हैं चाहे वो गैर नागरिक हैं। सेकंड, आर्टिकल 14 राज्य के विरुद्ध आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है। आर्टिकल 14 एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आर्टिकल 14 दो चीजों की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता, और विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये 4 बातें याद रखिएगा। पहला, सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। एब्सोल्यूट यानी पूर्ण अत्यांतिक नहीं है अधिकार। और 2 प्रकार की प्रावधान, 2 प्रकार के कंसेप्ट की बात करता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक इमेज दी गई है, इससे आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। 1 मिनट दीजिएगा। ये जो डायग्राम है या ये जो पिक्चर है, ये उन्हीं 2 कंसेप्ट के बारे में बताते हैं। आप यहां पर पाएंगे कि जो पहली वाली इमेज है, यहां पर 3 लोग हैं जो फुटबॉल का मैच देखने आए हैं, जिसमें एक लड़का है, एक छोटी बच्ची है और एक दिव्यांग है। यहां पर तीनों को एक एक स्टूल या फिर एक एक टेबल उपलब्ध करवाई गई है मैच को देखने के लिए। इसमें जो लड़का है उसकी हाइट बड़ी है, वो बहुत आसानी से फुटबॉल के मैच का आनंद ले सकता है। जो लड़की है उसकी हाइट कम है, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत देख पा रही है। लेकिन जो दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप है, उसको हमने समान स्टूल या समान टेबल उपलब्ध करवाया है, लेकिन वो नहीं देख पा रहा। यानी ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ है कि कानून की नजर में सब बराबर है। हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो दिव्यांग है, जिसकी हाइट कम है, ज्यादा है, हम किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जबकि वहीं दूसरी ओर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात कही गई है। यहां पर इस पुरुष को टेबल अवेलेबल नहीं करवाया गया, उस लड़की को एक की जगह 2 टेबल अवेलेबल करवाए गए हैं, और जो दिव्यांग है उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए। यह है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ।
यानी समाज के कमजोर वर्ग, समाज के पिछड़े वर्ग, समाज के वे वर्ग जो कि मुख्य धारा से दूर रह गए हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है सकारात्मक कार्यवाही। सकारात्मक कार्यवाही का मतलब एफर्मेटिव एक्शन। जैसे रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रिजर्वेशन एक सकारात्मक कार्यवाही है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाया जा सके। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर द लॉ एक ब्रिटेन का कंसेप्ट है। यह कहता है कि सभी बराबर हैं, किसी के साथ कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यह एक नकारात्मक अवधारणा है, इट इज ए नेगेटिव कंसेप्ट। सुनने में अच्छा लगता है कि सब बराबर हैं, किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आपने पिछले स्लाइड में उस पिक्चर के माध्यम से देखा, जो व्यक्ति दिव्यांग है, अगर वो फिजिकली हैंडीकैप है तो क्या वो फुटबॉल के मैच का आनंद ना ले? क्या वो महिला जिसकी हाइट कम है, क्या वो मैच को अच्छे तरीके से ना देख पाए? केवल वही लोग देख पाएंगे जिनकी हाइट बड़ी है। तो इसलिए कहा जाता है कि सभी बराबर हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन यह नेगेटिव कंसेप्ट है, क्योंकि यह व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक परिस्थितियों में अंतर नहीं करता। विधि के समक्ष क्षमता यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ का जो विचार है, वो ब्रिटेन की एक न्यायविद थी जिनका नाम था एबी डाइसी। उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन की एक कानून की जानकार है, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। अगर आपसे पूछा जाता है कि रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट कहां से आया, तो ब्रिटेन से आया। किसने दिया? एबी डाइसी ने दिया। भारत में रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को कहां से अपनाया गया है? तो ब्रिटेन से अपनाया गया है। रूल ऑफ लॉ की 3 विशेषताएं होती हैं। विधि के शासन की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहला, निरंकुशता सत्ता की अनुपस्थिति। इसका मतलब सब कुछ कानून के अनुसार होगा। किसी व्यक्ति को हम इतना शक्तिशाली नहीं बनाएंगे कि वो कानून का वायलेशन कर कर अपनी बात मनवा सके। हर चीज कानून के अनुसार होगी, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। दूसरा, कानून की नजर में सब बराबर होंगे, इक्वल। और तीसरा, संविधान अधिकारों का स्रोत नहीं होगा, यानी जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो संविधान से नहीं मिलेंगे। अब आप बोलेंगे सर हमारे यहां तो मूल अधिकार संविधान से मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि विधि के शासन की ये तीनों विशेषताएं भारत में पाई जाती हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि रूल ऑफ लॉ के 3 एलिमेंट, 3 तत्व होते हैं। पहला, कि कोई भी निरंकुश सत्ता नहीं होगी, कानून की नजर में सब बराबर होंगे और अधिकार संविधान से नहीं मिलेंगे। ये रूल ऑफ लॉ की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं और ये तीनों ही विशेषताएं एबी डाइसी ने बताई। हमारे यहां रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को ब्रिटेन से अपनाया गया है और भारत में रूल ऑफ लॉ की केवल 2 ही विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, कानून से ऊपर कोई नहीं, ना सरकार, ना विधायिका, ना न्यायपालिका, कोई भी नहीं। अब कानून 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य विधि जनरल लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है, दूसरा सर्वोच्च विधि जो संविधान है। तो सर्वोच्च विधि सबसे ऊपर है, लेकिन कानून की सत्ता है, किसी व्यक्ति की सत्ता नहीं है। कानून की नजर में सब बराबर हैं और हमारे यहां अधिकार संविधान से मिलते हैं, ब्रिटेन में नहीं मिलते। ब्रिटेन में पार्लियामेंट तय करती है कि नागरिकों के पास कौन से अधिकार होंगे, कौन से नहीं होंगे, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 के अंदर रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है और रूल ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा। अब आप लोग ढूंढिएगा कि रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में कहा।
मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से हैं, किस जजमेंट में आया। तो कुल मिलाकर मूल भाव क्या है? विधि के समक्ष समता एक नेगेटिव कंसेप्ट है, ब्रिटेन की अवधारणा है, सब बराबर है। विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ से निकला है। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा एबी डाइसी ने दी, उसके 3 तत्व हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ रूल ऑफ लॉ का एक हिस्सा है और रूल ऑफ लॉ विधि का शासन हमारे संविधान का मूल ढांचा है। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं कि विधियों का समान संरक्षण क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज क्या है। समान परिस्थिति में समान व्यवहार, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। जो एक जैसी परिस्थिति में है उनके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। जिनकी परिस्थितियां कम है, जैसे एक महिला और पुरुष की जैविक स्थितियों में अंतर होता है, इसलिए महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान होता है। समाज में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान होता है, महिलाओं के लिए भी हो गया है। तो अगर जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में है उसके साथ वैसा व्यवहार होगा। विधियों का समान संरक्षण एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कंसेप्ट है, ये पॉजिटिव है। ये मानता है कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए, आप उनको बराबर नहीं रख सकते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि भारत में गेहूं 20 रुपए किलो है, मान लेते हैं ऐसे, मान लीजिए कि भारत में गेहूं 20 रुपए किलो है। अब एक व्यक्ति है जिसकी आमदनी महीने की 1 लाख रुपए है, वो बहुत आसानी से वो गेहूं खरीद सकता है। लेकिन एक व्यक्ति की आमदनी 100 रुपए है, उसको दिक्कत हो सकती है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भैया सबको एक समान दर पर ही गेहूं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो राशन की दुकानें क्यों होती। अब मान लीजिए कि एक दिव्यांग व्यक्ति है और एक पूरी तरह से फिट व्यक्ति है, अब वहां पर हम कहेंगे भैया दोनों बराबर हैं, दोनों को 100 मीटर रेस में 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करना है। एक दिव्यांग व्यक्ति जो पैरों से अपाहिज है और दूसरा व्यक्ति जो पैरों से फिट है, क्या वो रेस में दौड़ेंगे तो क्या वो न्याय होगा? उनके लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। तो यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है जो ये मानता है कि लोगों की परिस्थितियों के अनुसार विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ये वर्ग विधायन का निषेध करता है। इट प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन, मतलब ये नहीं बोलता किसी एक वर्ग के लिए कानून बनाकर उसको विशेष अधिकार दे दो, बल्कि ये कहता है कि कानून एक बनेगा, कानून के अंदर कुछ छूट मिलेगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप कभी किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहां पर लिखा होता है ना कि एससी एसटी के लिए एज में इतनी छूट होगी, जो फिजिकली हैंडीकैप होंगे उनके लिए छूट होगी, चाहे वो फीस में हो, चाहे वो एज में हो या किसी भी कंटेक्स्ट में हो। नोटिफिकेशन एक ही आएगा, उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यानी अलग से कोई कानून नहीं बनेगा, अलग से कोई आदेश या नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जो पहले से कानून है उसी के अंदर उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। आर्टिकल 14 में दिया गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ क्लास लेजिस्लेचर वर्ग विधायन का निषेध करता है, बल्कि कानून के अंदर ही विशेष प्रावधान करने की बात करता है। और ये एक पॉजिटिव या एफर्मेटिव एक्शन करने पर बल देता है, सकारात्मक कार्यवाही। यानी समाज के कमजोर या पिछड़े वर्गों के लिए जो स्पेशल प्रोविजन किए जाते हैं उनका पर्पस किसी को नीचा दिखाना नहीं है, उनको मुख्य धारा में लाना है, इसलिए उन्हें कहा जाता है सकारात्मक कार्यवाही, एफर्मेटिव एक्शन। रिजर्वेशन भेदभाव नहीं है, रिजर्वेशन एक सकारात्मक कार्यवाही है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को अवसर मिल सके जैसा कि बाकियों को मिलते हैं। चलिए, ये समझ में आया होगा कि आर्टिकल 14 क्या है। अब आते हैं आर्टिकल 15। इसको बहुत आसानी से समझना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। आर्टिकल 15 में 6 प्रावधान हैं। आर्टिकल 15 इज मेंशन्ड इन 6 प्रोविजन। आर्टिकल 15 में कितने प्रावधान हैं? 6। 15 1 2 3 4 5 6 याद रहेगा। 15 में कितने प्रावधान हैं? 6। मूल संविधान में कितने थे? 3। यानी जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें केवल 15 1 15 2 15 3 थे।
कोई कंफ्यूजन नहीं। वर्तमान में कितने हैं? 6। संविधान जब लागू हुआ तब कितने थे? 3। तो इसका मतलब 3 के बाद अगर 6 हैं तो चौथा, पांचवा, छठा किसी ना किसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया होगा। ये संशोधन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, इंटरलिंक करना है। तो 15/4 हमने पहले संशोधन के द्वारा जोड़ा, 15/5 हमने 93वें संशोधन के द्वारा जोड़ा, और 15/6 हमने 103वें संशोधन के द्वारा जोड़ा। अब 15/1, 2, 3, 4, 5, 6 में क्या है वो तो जानना है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 में क्या है ये तो बात की बात है ना। पहले पता होना चाहिए कि 15 में कितने प्रावधान है? 6 हैं। मूल संविधान में कितने थे? 3। चौथा, पांचवा, छठा बाद में जोड़ा। चौथा पहले संशोधन के द्वारा, पांचवा हमने 93वें संशोधन के द्वारा, और छठा हमने 103 अमेंडमेंट के द्वारा। इतना याद रहेगा? रहेगा। 1-2 बार सुनोगे लेक्चर को, नोट्स को रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो बार बार सुनते रहना जब तक याद ना हो। चलिए अब आते हैं 15/1। अब 15/1 उसको भी पढ़ने से पहले और खंगालते हैं इसको। 15/1(2) इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है, और 15(3), 4, 5, 6 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करता है। 15(1)(2) ये कहेगा कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर। लेकिन 15(3), 4, 5, 6 ये कहेगा कि नहीं भाई, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं, बच्चों के लिए हो सकते हैं, SC ST OBC के लिए हो सकते हैं, EWS के लिए हो सकते हैं। लेकिन 15(1) और 2 को पढ़ने के बाद ऐसे लगेगा सब बराबर हैं भाई, कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी 15(1) और 2 कानून की नजर में सब बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है। 15(3), 4, 5, 6 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करता है। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरी बात, आर्टिकल 15 में दिया गया फंडामेंटल राइट ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल है। भारत के जो नागरिक हैं केवल वही आर्टिकल 15 का वायलेशन होने पर कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट केवल नागरिकों के आर्टिकल 15 को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। नागरिक के अलावा गैर नागरिक, गैर नागरिक में कौन आता है? विदेशी आते हैं, फॉरेनर, शरणार्थी, रिफ्यूजी, राज्य विहीन व्यक्ति, स्टेटलेस पर्सन, तो उनके लिए अधिकार अवेलेबल नहीं है। इतना समझ में आया? 15 में 6 प्रावधान हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 3 थे, चौथा हमने पहले संशोधन के द्वारा, पांचवा हमने 93वें संशोधन के द्वारा, छठा हमने 103वें संशोधन के द्वारा। 15(1)(2) इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करते हैं, 3, 4, 5, 6 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करते हैं। आर्टिकल 15 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। चलो अब 15(1) से लेकर 6 तक पढ़ेंगे, और यहां पर 1-2 केस के नाम आएंगे, उसको थोड़ा सा समझेंगे। अब समझो, देखो, स्टेट प्रोहिबिटेड, क्या लिखा है? स्टेट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी राज्य, यानी 15(1) में आपको जो अधिकार मिलता है वो केवल स्टेट के प्रोटेक्शन में मिलता है, यानी राज्य के विरुद्ध मिलता है। 15(1) में दिया गया फंडामेंटल राइट केवल आपको राज्य से सुरक्षा करने की बात करता है, और उसमें कहा गया कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, केवल 5 के अलावा अन्य आधार पर हो सकता है, लेकिन केवल 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर, मूल वंश, यानी जो आपका मूल कहां से है। कई बार हम भारत के नागरिक हैं लेकिन आए पाकिस्तान से हैं, अमेरिका से, ब्रिटेन से, हमारे पूर्वज वहां के थे, हम भारत के नागरिक हैं, तो मूल कहां से है? जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया। किस पर? राज्य पर। यानी राज्य 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन से 5 आधार हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। अब आओ 15(2) पर।
अब यहां पर देखो, द स्टेट एंड सिटीजन बोथ, यानी आर्टिकल 15(2) में दिया गया राइट आपको स्टेट के साथ साथ अन्य व्यक्तियों, अन्य नागरिकों के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देता है। 15(1) केवल आपको स्टेट के विरुद्ध प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाता है, लेकिन 15(2) आपको राज्य के साथ साथ जो भारत के रहने वाले नागरिक हैं उनके खिलाफ भी आपको आपके राइट्स को प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाता है। उसमें क्या कहा गया है कि राज्य और नागरिक दोनों को होटल, रेस्टोरेंट, मनोरंजन स्थल, कुआं और पार्क में प्रवेश और उपयोग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जो सार्वजनिक कुएं हैं, सार्वजनिक पार्क हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं या कोई भी एंटरटेनमेंट की जगहें हैं, वहां पर अगर आप जाना चाहते हैं, आप सार्वजनिक कुएं से पानी निकालना चाहते हैं, आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी या पार्क में बैठना चाहते हैं, आप किसी एंटरटेनमेंट वाली जगह पर जाकर मनोरंजन करना चाहते हैं, तो ना तो आपको राज्य रोकेगा और ना ही आपको कोई अन्य निजी व्यक्ति या नागरिक रोकेगा। किन आधारों पर? 5 आधारों पर। वही 5 आधार जो 15(1) में पड़े, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो 15(1) और 15(2) क्या है? लग रहा है ना सब बराबर है, कानून की नजर में सब बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लेकिन 15(3), 4, 5, 6 यहां पर आपको नजर आएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। 15(3) क्या कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, लेकिन 15(1)(2) में तो कहा गया था कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन 15(3) ये कहता है कि स्टेट महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, महिलाओं की स्थितियों में अंतर होता है। 15(4) क्या कहता है? 15(4) ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, पहले पढ़ा। किस अमेंडमेंट से जोड़ा? पहले संशोधन से जोड़ा। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है और जो SC ST है, उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन हो सकता है। हमारे संविधान में क्या बैकवर्ड क्लास को डिफाइन किया गया है? हां, किया गया है। पहले नहीं किया गया था, लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट का नंबर है 102 और उस अमेंडमेंट के माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक मान्यता मिली। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को परिभाषित किया गया है, तो पहले नहीं किया गया था। हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया कि बैकवर्ड क्लास 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो सोशली बैकवर्ड होते हैं और दूसरा जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास होते हैं। तो 15(4) ये कहता है कि जो समाज में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, SC ST है, उनके लिए स्टेट रिजर्वेशन कर सकता है। और ये 15(4) किस अमेंडमेंट से जोड़ा? तो पहले संशोधन से जोड़ा, और कोई ना कोई मामला हुआ होगा तभी तो जोड़ा। तो एक मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, उस मामले का नाम था चंपक दोईराजन बनाम मद्रास राज्य। समय की मद्रास की सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जितनी भी मेडिकल सीटें थी वो समाज के कमजोर वर्गों के लिए रिजर्व कर दी। और चंपक दोईराजन एक ब्राह्मण महिला थी और उसने कोर्ट में आपत्ति की कि कैसे स्टेट ने बैकवर्ड क्लास के लिए सारी सीटें रिजर्व कर दी। और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 15(4) जोड़ा और उसमें यह कहा कि स्टेट एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकता है और इसमें SC और ST के लिए भी रिजर्वेशन हो सकता है। तो इस तरीके से 15(4) जोड़ा गया। अब 15(5) क्या है? 15(5) ये कहता है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकार से सहायता लेते हो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट एडेड हो, वहां पर
सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SC ST के लिए रिजर्वेशन हो सकता है। ये 15(5) कहता है। 15(5) किस अमेंडमेंट से जोड़ा? 93 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा। इसमें क्या कहा गया है कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन हो सकता है। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त करता हो। यह मामला कौन सा था? A.K. ठाकुर बनाम भारतीय संघ मामला। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में SC ST भी शामिल है। यानी अगर हम OBC के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन करते हैं तो SC ST के लिए भी किया जा सकता है। यह 15(5) कहता है। एक बात जो यहां पर आपको मैं बता रहा हूं, बाद में आप आर्टिकल 30 में पढ़ेंगे। जितने भी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षणिक संस्थान होते हैं, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जितने भी अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षणिक संस्थान होते हैं, वहां रिजर्वेशन नहीं होगा। चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकार से सहायता लेता हो, कहीं नहीं होगा। और इस मामले में यह कहा गया था, A.K. ठाकुर मामले में, कि सरकारी में भी होगा, प्राइवेट में भी होगा, सरकार से सहायता प्राप्त में भी होगा। यानी केवल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन नहीं होगा, प्राइवेट में भी हो सकता है। किसके लिए? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SC ST के लिए। लेकिन यहां पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहां पर रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हों। A.K. ठाकुर ये कहता है कि सरकारी में भी होगा, निजी में भी होगा, लेकिन माइनॉरिटी में नहीं होगा, चाहे वो सरकार का ही क्यों ना हो। 15(6) हमने 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा, जहां पर यह कहा गया कि EWS के लिए भी रिजर्वेशन हो सकता है। सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या एडेड हो, माइनॉरिटी में नहीं होगा। बस ये ध्यान रखिए। तो ये है 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बार फिर से 15 को सुनेगा शुरुआत से, फिर अच्छे से समझ में आएगा। अब आते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। 15 तो 14, 15 फिर भी ठीक है। 16 को थोड़ा सा, यहां पर ना केसेस अलग अलग आएंगे और प्रत्येक केस में कुछ अलग बात होगी। आर्टिकल 16 में भी 6 प्रावधान है। 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मूल संविधान में कितने थे? 5। 5 का मतलब 16 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 नहीं था। लेकिन 4 के बाद सीधा 5 था, लेकिन इसमें 16 4A 16 4B भी जोड़ा है। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? 16 1 2 3 4 5। बाद में हमने क्या किया? 4 के बाद 4A जोड़ दिया, फिर 4B जोड़ दिया, फिर 5 के बाद 6 जोड़ दिया। इसका मतलब कितने क्लॉज हो गए? है तो 6, लेकिन 4 के अंदर 4AB भी है। 4A हमने जोड़ा 77 अमेंडमेंट के द्वारा। 77 अमेंडमेंट के द्वारा हमने 4A जोड़ा। 4B हमने जोड़ा 81 अमेंडमेंट के द्वारा। एक 85 अमेंडमेंट भी है, 85वां संविधान संशोधन, उसका संबंध 16 4A से है, पढ़ेंगे उसको कैसे। लेकिन 16 4A किस अमेंडमेंट से जोड़ा? 77। 16 4B किससे जोड़ा? 81 अमेंडमेंट। और 16 6 किससे जोड़ा? 103 अमेंडमेंट। इतना समझ में आया? चलो 16 1 2 इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है, सब बराबर है। लेकिन 16 3 4 5 6 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करता है, यानी कुछ लोगों के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं। आर्टिकल 16 में दिया गया फंडामेंटल राइट भी केवल इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है, केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। जैसे 15 है वैसे ही 16 भी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। और विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है
कि आर्टिकल 16 में दिया गया फंडामेंटल राइट न केवल राज्य के विरुद्ध आपको संरक्षण देता है, बल्कि प्राइवेट स्कूल या निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी संरक्षण देता है। कोई प्राइवेट स्कूल में भी रिजर्वेशन देने से मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। नॉर्मली हम कहते हैं कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, वहां अच्छा ये सरकारी नौकरियों में जो अवसर, मैं गलत बोल गया, ठीक है। आर्टिकल 15 जो है 15 आपको स्टेट और स्टेट के साथ साथ सिटीजन्स के खिलाफ भी अवेलेबल है, लेकिन आर्टिकल 16 एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो केवल और केवल आपको राज्य के विरुद्ध प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाता है। हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ फंडामेंटल राइट या मैक्सिमम फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो आपको स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं, स्टेट के विरुद्ध मिलते हैं, प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो आपको राज्य के साथ साथ सिटीजन्स के खिलाफ भी प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाते हैं। आर्टिकल 15 एक केवल स्टेट के विरुद्ध आपको प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाता है, लेकिन 15(2) आपको राज्य के साथ साथ नागरिकों के खिलाफ भी सुरक्षा उपलब्ध करवाता है। लेकिन आर्टिकल 16 में दिया गया फंडामेंटल राइट आपको केवल स्टेट के विरुद्ध ही संरक्षण उपलब्ध करवाता है। 16(1) क्या कहता है? राज्य के अधीन जितने भी पद आते हैं वहां पर सरकारी नौकरियों में सब बराबर होंगे। राज्य का मतलब आर्टिकल 12, तो राज्य का मतलब भारत सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या ऐसी कोई भी संस्था जो एज ए स्टेट काम करती है। तो राज्य के अधीन जितने भी पद आते हैं वहां पर सब बराबर होंगे सरकारी नौकरियों में, ये कहता है 16(1). अच्छी बात है, सब बराबर है। लेकिन 16(2) भी क्या कह रहा है कि 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान। ये 15 में भी 5 थे, 2 नए जुड़ गए, निवास, डोमिसाइल, रेजिडेंस, उद्भव, ओरिजिन। यानी आर्टिकल 16 में 7 आधारों पर, 7 बेसिस पर स्टेट को सरकारी नौकरियों में डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकने की बात कही गई है 16(2) में। जैसे मान लीजिए कि कोई राजस्थान पीएससी का एग्जाम देना चाहता है और कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का है, तो क्या वो राजस्थान का एग्जाम नहीं दे सकता? क्या राजस्थान ये कानून बनाकर ये कह सकता है, राजस्थान की सरकार, कि आरएस का एग्जाम केवल आरएस राजस्थान के ही निवासी देंगे, मध्य प्रदेश का एग्जाम, एमपी पीएससी का एग्जाम केवल एमपी के निवासी देंगे? क्या स्टेट ऐसा लॉ बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि ऐसा लॉ बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को है, कि जहां पर पार्लियामेंट उस स्टेट की भर्ती के लिए निवास संबंधी शर्त को लगा सकती है। क्योंकि 16(3) ऐसा कहता है कि संसद विधि द्वारा लोक नियोजन में निवास को विशेष स्थितियों में योग्यता का आधार बना सकती है पार्लियामेंट। क्या स्टेट बना सकता है? नहीं, क्योंकि अथॉरिटी ही पार्लियामेंट के पास है। तो चुनावों में कोई भी सरकार ये वादा करती रहे कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हमारे राज्य की सभी भर्तियां उस राज्य के निवासियों के लिए होंगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा लॉ बनाने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट किसी स्टेट के अंदर रेजिडेंस की योग्यता को निर्धारित कर सकती है उस स्टेट के कंटेक्स्ट में। जैसे स्टार्टिंग में तेलंगाना के लिए हुआ करती थी, नॉर्थ ईस्ट में कुछ के लिए है। 16(4) क्या कहता है? अब 4, 4A, 4B, 5-6 थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा समझना ज्यादा है। इसमें कहा गया कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। यानी राज्य की जितनी भी भर्तियां होती हैं वहां पर पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन हो सकता है। 16(4) कहता है मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट में एक बालाजी बनाम मैसूर राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों का मतलब केवल सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास नहीं है, इसमें SC ST भी शामिल है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में SC ST नहीं लिखा हुआ था, उसमें केवल इतना कहा गया था कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन कर सकता है।
कौन से पिछड़े वर्ग? जिनका राज्य की नौकरियों में कम संख्या है, प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। मान लीजिए कि स्टेट के अंदर 100 भर्तियां निकली, 100 में से मान लीजिए कि पूरे राज्य के अंदर मान लीजिए कि 1000 कर्मचारी काम करते हैं, 1000 में से उस जाति के केवल 2 या 3 लोग हैं, तो इसका मतलब उनका प्रतिनिधित्व कम है, उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। तो स्टेट पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन कर सकता है वे पिछड़े वर्ग जिनका उस स्टेट में रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में कम है। और बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों के अंदर एसटी एसटी भी शामिल है, यानी 16(4) के तहत एसटी एसटी के लिए भी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन हो सकता है। और बैकवर्ड क्लास को उनसे आर्थिक रूप से नहीं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की बात है। तो ये बालाजी वाला मामला ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 16(4)A और 4B। एक बार 4A और 4B को समझ लो, फिर थोड़ा सा समझाता हूं कि क्या मामला है। 4A कहता है कि एससी एसटी के लिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन हो। ओबीसी के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन यह कहता है कि राज्य एससी एसटी के लिए सरकारी नौकरियों में भी रिजर्वेशन, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा अगर राज्य को लगता है कि उनकी संख्या कम है। नौकरियों में रिजर्वेशन 16(4) है, ओबीसी का भी, एससी का भी, एसटी का भी, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन ये 16(4)A है। ये किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? 77 अमेंडमेंट के द्वारा हमने 16(4)A जोड़ा, जो कि एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है। और 16(4)B ये कहता है आगे ले जाने का नियम, कैरी फॉरवर्ड नियम, यानी अगर इस साल भर्ती निकली एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्व भर्तियां, वो भर नहीं पाई, तो जितने पद खाली रह गए वो अगले साल जनरल कैटेगरी में नहीं जाएंगे, वो अगले साल उसी कैटेगरी में बढ़ जाएंगे। मान लीजिए कि इस साल 50 भर्तियां खाली रह गई एससी एसटी ओबीसी की, तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। यानी अगले साल हम मान लीजिए कि अगले साल फिर 100 भर्ती आई, पिछले साल की 50 खाली रह गई, तो वो जो 50 भर्तियां पिछले साल खाली रह गई वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, जहां जहां खाली रह गई एससी एसटी ओबीसी की वहां जुड़ जाएंगे। अब इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं। एससी एसटी की जो भर्तियां खाली रह जाती हैं वो लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल। लेकिन जो ओबीसी की भर्तियां खाली रह जाती हैं वो मैक्सिमम 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, केवल 5 साल तक। एससी एसटी की लाइफ टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं जब तक वो भर्तियां ना भर जाए। और इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ले जाइए जितना आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल भर्ती के 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो इस बार का हो चाहे वो कैरी फॉरवर्ड कर आए। अब थोड़ा सा और समझते हैं, ड्रिल करते हैं। सबसे पहले एक मामला हुआ था, उस मामले का नाम था देवदासन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कैरी फॉरवर्ड का रूल दिया और इसी मामले के बाद 77 अमेंडमेंट हुआ और उसमें आर्टिकल 16(4)A जोड़ा था। कैरी फॉरवर्ड रूल किससे संबंधित है? 4B से। प्रमोशन में रिजर्वेशन 16(4)A, कैरी फॉरवर्ड रूल 16(4)B। तो यहां पर ध्यान में रखना है कि एक मामला हुआ था देवदासन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कैरी फॉरवर्ड रूल दिया था जिसके माध्यम से हमने 16(4)B जोड़ा था, 16(4)B जोड़ा था। अब एक मामला हुआ था इंदिरा साहनी मामला। इंदिरा साहनी मामले में कहा गया कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा, चाहे वो इस साल की भर्ती का हो चाहे वो पिछले साल के कैरी फॉरवर्ड लेकर आए हो, यानी रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। जब जब किसी भी स्टेट में भर्ती में रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होता है तो इंदिरा साहनी मामला फिर से चर्चा में आ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैरी फॉरवर्ड रूल
किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया? 81 अमेंडमेंट के द्वारा हमने 81 अमेंडमेंट के द्वारा हमने कैरी फॉरवर्ड रूल जोड़ा। यहां पर मैंने बताया ना 16(4)B 81 अमेंडमेंट के द्वारा, 16(4)A 77 अमेंडमेंट के द्वारा। तो कैरी फॉरवर्ड रूल किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? 81 अमेंडमेंट के द्वारा। किस जजमेंट में आया? देवदासन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में आया। किस मामले में यह कहा गया कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा? तो इंदिरा साहनी मामले। तो ये तो हो गई दो बातें। अब आते हैं 16(4)A पे। 16(4)A किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? 77 अमेंडमेंट के द्वारा, कि प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि एक बंदा है या बंदी है जिसने 2020 में सिविल सर्विस के एग्जाम को क्रैक किया और वो जनरल कैटेगरी से आती है, और दूसरा बंदा या बंदी जिसने 2023 में सिविल सर्विस के एग्जाम को क्रैक किया जो कि SC ST की कैटेगरी से आता है। अब सवाल यह है कि प्रमोशन किसका पहले होगा? प्रमोशन किस बेस पर होगा? प्रमोशन में रिजर्वेशन तो है। एक मामला हुआ था वीरपाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी प्रमोशन होगा, सीनियरिटी जो है, देखो प्रमोशन तो हो गया, 2020 वाले का भी प्रमोशन हो गया, 2023 वाले का भी प्रमोशन हो गया। अब कैसे पता लगेगा सीनियर कौन है? 2020 में जिसने ज्वाइन किया वो सीनियर है। मान लीजिए कि 2020 में उसने IAS के पद पर ज्वाइन किया, आज वो सेक्रेटरी बन गया है। 2023 में किसी ने ज्वाइन किया जो SC ST कैटेगरी का था, उसका भी प्रमोशन हो गया है, वो भी सेक्रेटरी बन गया है। तो अब दोनों में सीनियर कौन है? वीरपाल सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियरिटी तय होगी अपॉइंटमेंट की तारीख से। कौन अपॉइंट पहले हुआ है उससे तय होगी, प्रमोशन से तय नहीं होगी कि किसका प्रमोशन पहले हुआ। मान लेते हैं कि 23 वाले का प्रमोशन पहले हो गया, 20 वाले का बाद में हुआ, तो सीनियर कौन माना जाएगा? वीरपाल सिंह मामले में कहा गया कि सीनियर वो माना जाएगा जिसकी अपॉइंटमेंट पहले हुई थी, ना कि प्रमोशन। फिर सरकार ने 16(4)A में एक अमेंडमेंट किया, 85 अमेंडमेंट। 85 अमेंडमेंट में कहा कि सीनियरिटी डेट ऑफ प्रमोशन पर तय होगी, यानी जो पहले अपॉइंट हुआ वो सीनियर नहीं माना जाएगा। सीनियर यह देखा जाएगा कि प्रमोशन पहले किसका हुआ। एक IAS ऑफिसर 2020 में बना, एक 2023 में बना, प्रमोशन पहले 23 वाले का हो गया। क्यों? क्योंकि वो SC ST कैटेगरी का था और 16(4)A SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन करने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने वीरपाल में मामले में कहा कि नहीं भाई, सीनियरिटी प्रमोशन की तारीख से नहीं, अपॉइंटमेंट की तारीख से तय होगी। सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया 85, किसमें? 16(4)A में, और उसमें कहा कि सीनियरिटी अपॉइंटमेंट की तारीख से नहीं बल्कि प्रमोशन की तारीख से तय होगी। और यही मामला फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, नागराज मामला, और उन्होंने कहा कि 85 अमेंडमेंट वैलिड है। यानी वर्तमान में सीनियरिटी अपॉइंटमेंट की तारीख से तय नहीं होती बल्कि प्रमोशन की तारीख से तय होती है। यानी 16(4)A 77 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया और उसके बाद 16(4)A में अमेंडमेंट हुआ 85, और जिसमें कहा गया कि सीनियरिटी अपॉइंटमेंट से नहीं बल्कि प्रमोशन की तारीख से तय होगी। तो यह है 16(4)AB। 16(5) कहता है किसी धार्मिक व्यवस्था के कुछ पदों को धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कोई मंदिर है हिंदुओं का, वहां पर पंडित हिंदू धर्म का व्यक्ति होगा। कोई मस्जिद है, वहां पर जो मौलवी होगा वो उसी धर्म का होगा। बेशक आर्टिकल 16 ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन 16(5) स्टेट को ये राइट देता है। 16(6) केंद्र सरकार की नौकरियों में EWS को 10% रिजर्वेशन देने की बात करता है। तो आर्टिकल 16 में कितने प्रावधान? 6, मूल संविधान में 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4A 4B बाद में जोड़े। 4A किसके द्वारा जोड़ा? 77, उसमें अमेंडमेंट हुआ 85 अमेंडमेंट के द्वारा। 16(4)B किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा? 81 देवदासन मामला, और 16(6) 103 अमेंडमेंट के द्वारा। अब आते हैं आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है।
अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, किसी भी रूप में उसका आचरण करने की मनाही है, कानून के अनुसार दंडनीय होगा, पनिशेबल बाय लॉ। हमारे संविधान में अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 वाज मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 35। संविधान में लिखा है कि छुआछूत नहीं होगा, कोई भी अगर छुआछूत करेगा तो अपराध है, कानून के अनुसार दंड मिलेगा। लेकिन कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। कैसे बनाएगी? आप लोगों ने कल के लेक्चर में आर्टिकल 35 पढ़ा था, और 35 में यह कहा गया है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर दंड देने की शक्ति रखता है। तो आर्टिकल 35 के जरिए सरकार ने 1955 में बनाया अनटचेबिलिटी एक्ट, और 1976 में उसके अमेंडमेंट हुआ और कानून का नाम हो गया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। यह अधिकार आपको व्यक्तियों के, राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को उपलब्ध है। यानी आर्टिकल 17 में दिया गया फंडामेंटल राइट भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, और अनटचेबिलिटी ना स्टेट कर सकता है और ना ही कोई मैं या आप कोई भी कर सकता है। तो यह है आर्टिकल 17। अब आते हैं आर्टिकल 18, राइट टू इक्वालिटी का लास्ट आर्टिकल, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। उपाधि क्या होती है? नाम के आगे लगने वाला एडजेक्टिव उपाधि है। जैसे सैफ अली खान को नवाब कह दिया जाता है, लेकिन सैफ अली खान के आधार कार्ड पर नवाब सैफ अली खान नहीं लिखा होगा, वो केवल कह दिया जाता है। उपाधि का मतलब होता है कि जब आप नाम के आगे उसका उपयोग कर सकें सरकारी डॉक्यूमेंट में। जैसे जो लोग सेना में होते हैं, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, वो अपने नाम के आगे उनके डॉक्यूमेंट में मिलेगा। जो लोग पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री करते हैं, उनके नाम के आगे भी लिखा हुआ डॉक्टर फलाना। तो इसमें यह कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से उपाधि नहीं देगा, केवल 2 क्षेत्रों में छोड़कर, सेना, मिलिट्री और एजुकेशन। स्टेट किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं देगा। स्टेट प्राइवेट कंपनी दे सकती है, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे सकती है, स्टेट नहीं देगा। स्टेट का मतलब आर्टिकल 12। भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा। अच्छा, मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी ने दी, देता रहे, लेकिन नाम के आगे नहीं लगा सकता। नाम के आगे केवल 2 ही उपाधि लगा सकता है, एक जो मिलिट्री से रिलेटेड है और दूसरा जो एजुकेशन से रिलेटेड है। बाकी स्टेट इन दोनों के अलावा कोई उपाधि नहीं देता। अब भारत का नागरिक क्या विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है? नहीं ले सकता। देखिए, भारत के नागरिक के संदर्भ में 2 प्रावधान है, एक है 2 और एक है 4। दोनों को समझ लो एक साथ। मैं भारत का नागरिक हूं, क्या मैं किसी विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता हूं? नहीं। भारत के नागरिक 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला, भारत का नागरिक जो सरकारी पद पर नहीं है, और भारत का नागरिक जो किसी गवर्नमेंट के पद पर है। नागरिक 2 तरीके से हो सकते हैं। मैं अगर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर हूं, सरकारी नौकरी पर हूं, तो मैं भारत का नागरिक तो हूं, लेकिन सरकारी पद पर भी हूं। और दूसरा, मैं भारत का नागरिक हूं लेकिन मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं है। दोनों के बारे में चीजों को समझो। जो भारत का नागरिक है, किसी सरकारी पद पर नहीं है, वो किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। वहां की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ले लो भैया उपाधि, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा की है तो लगा लो, सेना की नहीं लगा सकते। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ले सकता है, लेकिन नाम के आगे नहीं लगा सकता, और राज्य से तो ले ही नहीं सकता। और जो भारत का नागरिक मान लीजिए कि सरकारी पद पर है, क्या वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ले सकता है? राज्य से तो ले ही नहीं सकता। अन्य से भी अगर वो लेगा तो राष्ट्रपति की सहमति से लेगा, चाहे वो भेंट हो, चाहे वो उपलब्धि हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो पुरस्कार। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत राज्य के अधीन पद पर है, किसी विदेशी राज्य से भेंट, उपलब्धि राष्ट्रपति की अनुमति से स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं। कोई भी व्यक्ति जो भारत के अधीन सरकारी पद पर है, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, इसमें भारत का नागरिक भी आ गए और गैर नागरिक भी आ गए। अब तीसरा क्या कहता है? कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी है, लेकिन राज्य के अधीन काम कर रहा है, सरकारी पद पर है, वो भी किसी विदेशी राज्य से उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति से स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब यह है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे भारत का नागरिक ना हो, अगर वो सरकारी पद पर है,
और अगर वो किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि, उपाधि लेता है तो प्रेसिडेंट की अनुमति से लेगा। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी किसी विदेशी राज्य से उपाधि लेंगे तो राष्ट्रपति की अनुमति से लेंगे। अगर कोई कलेक्टर भी विदेशी राज्य से उपाधि लेगा, भेंट लेगा, सम्मान लेगा तो राष्ट्रपति की अनुमति से लेगा। और जो आम नागरिक हैं वो तो ले ही नहीं सकते, राष्ट्रपति की अनुमति तो बहुत दूर की बात है। और भारत में सरकार यानी राज्य केवल 2 ही उपाधि दे सकते हैं, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये था हमारा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। जहां जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या अमेंडमेंट थे उसको समझिएगा, याद करिएगा, बेहतर रहेगा। हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।